हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, क्या आपको पता है मोबाइल फोन के कैमरे हमेशा बाईं तरफ ही क्यों होते हैं? ऑप्शन ए, डिजाइन सुंदर लगता है। ऑप्शन बी, लैंडस्केप फोटो खींचने के लिए। ऑप्शन सी, अधिकतर लोग राइट हैंडेड होते हैं। ऑप्शन डी, बैटरी बचाने के लिए। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। आजादी के बाद पहली बार जनगणना में जाति पूछी जाएगी। कोविड वैक्सीन कहां लगवाई, कितने बैंक अकाउंट जैसे 40 सवाल पूछे जाएंगे। लिस्ट जारी हुई। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 40 सवालों की लिस्ट जारी की है और इसमें लोगों से SC ST या फिर अन्य जाति के बारे में पूछा जाएगा। आजादी के बाद ये पहली बार होगा जब सभी समुदायों की जाति की जानकारी जनगणना में दर्ज की जाएगी। इससे पहले 2011 में जनगणना के फॉर्म में 29 सवाल थे। इसमें जाति से जुड़ी हुई जानकारी के लिए सिर्फ SC या ST का विकल्प था। जनगणना 2027 के सवालों की लिस्ट में जाति से जुड़ा हुआ सवाल नंबर 10 पर है और जिसमें SC ST के साथ जाति शब्द भी जोड़ा गया है। खास बात यह है कि लोगों से कोविड वैक्सीन कहां लगवाई थी ये सवाल भी पूछा जाएगा। इसके साथ ही मोबाइल नंबर, आधार, वोटर ID और बैंक अकाउंट से जुड़े हुए सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। पहचान और परिवार, 12 सवालों में नाम से जाति तक जानकारी मांगी जाएगी। जनगणना में व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्म तिथि और उम्र पूछी जाएगी। इसके साथ ही वैक्सीन स्थिति, शादी के साथ उम्र, पति या पत्नी का नाम, राष्ट्रीयता, धर्म और SC ST जाति की जानकारी ली जाएगी और माता पिता की जानकारी भी दर्ज होगी। शिक्षा और भाषा, 5 सवालों में पढ़ाई और डिजिटल साक्षरता को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। इस हिस्से में दिव्यांगता, मातृभाषा और दूसरी भाषाएं, साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की जानकारी ली जाएगी। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई की स्थिति और उच्चतम शैक्षिक योग्यता, स्ट्रीम या फिर विषय के बारे में पूछा जाएगा। रोजगार को लेकर सवाल होगा। 8 सवालों में आपके काम और नौकरी की जानकारी मांगी जाएगी। व्यक्ति ने पिछले 1 साल में काम किया है या नहीं, उसकी आर्थिक गतिविधि, व्यवसाय और काम का क्षेत्र भी पूछा जाएगा। इसके अलावा कामगार की श्रेणी, गैर आर्थिक गतिविधि, काम की तलाश या उपलब्धता और काम की जगह तक आने जाने की जानकारी ली जाएगी। इसके साथ ही जन्म और माइग्रेशन, 8 सवालों में जन्म स्थान से बच्चों तक की जानकारी मांगी जाएगी। बता दें कि सेक्शन में जन्म स्थान, पिछला निवास स्थान, माइग्रेशन का कारण और वहां रहने की अवधि पूछी जाएगी। इसके साथ ही स्थायी निवास तक का पता भी दर्ज करना होगा। महिलाओं से जीवित बच्चों, अब तक जन्मे बच्चों और पिछले 1 साल में जन्मे बच्चों की संख्या भी पूछी जाएगी। बैंक डिटेल्स और आधार नंबर भी पूछा जाएगा। 7 सवालों में आपके डॉक्यूमेंट्स की जानकारी ली जाएगी। इसमें कोविड-19 वैक्सीन कहां पर लगवाई थी, कुल बैंक अकाउंट कितने हैं और आपका मोबाइल नंबर भी पूछा जाएगा। इसके साथ ही आधार नंबर, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध है या फिर नहीं, इसकी भी जानकारी आपसे ली जाएगी। चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं कि जनगणना 2011 और 2027 के फॉर्म में क्या क्या बदलाव हुआ है। देखिए 2011 में 29 सवाल पूछे गए थे, लेकिन इस बार 2027 में 40 सवाल हो गए। इसमें जाति के लिए SC या ST की जानकारी ली जाती थी, लेकिन अब 2027 में SC ST के साथ ही जाति भी आपसे पूछी जाएगी। और 2011 में नाम, उम्र, लिंग, वैवाहिक स्थिति पूछी गई थी, लेकिन इस बार उससे ज़्यादा पूछा जाएगा। इस बार नाम, उम्र, लिंग, वैवाहिक स्थिति के साथ ही आपकी राष्ट्रीयता और पति पत्नी की जानकारी भी ली जाएगी। पहले धर्म पूछा गया था, लेकिन इसके साथ ही अब धर्म के साथ माता पिता की जानकारी भी मांगी जाएगी। पहले शिक्षा और साक्षरता की जानकारी मांगी जाती थी, लेकिन इस बार अब डिजिटल साक्षरता, स्ट्रीम और विषय की जानकारी भी पूछी जाएगी। रोजगार, काम की श्रेणी और नौकरी की जगह पूछी गई थी पहले, लेकिन अब रोजगार के साथ साथ आपके काम की तलाश या काम के लिए उपलब्धता भी पूछी जाएगी। पहले जन्म स्थान और माइग्रेशन की जानकारी केवल ली गई थी, लेकिन अब माइग्रेशन के साथ साथ अस्थायी पता और मौजूदा जगह पर रहने की अवधि पूछी जाएगी आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं। पहले बच्चों से जुड़े गए सवाल पूछे गए थे, लेकिन इस बार बच्चों से जुड़े सवालों के साथ साथ मौजूदा शादी से कितने बच्चे हैं ये भी पूछा जाएगा। पहले आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बैंक अकाउंट, कोविड वैक्सीन जैसे सवाल नहीं थे, लेकिन इस बार कोविड वैक्सीन आपने कहां से लगवाई थी, बैंक अकाउंट आपके कितने हैं, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी पूछी जाएगी। पहले फॉर्म पेपर आधारित था, लेकिन इस बार डिजिटल जनगणना होगी। आरजीकर केस में गिरफ्तार पूर्व TMC के विधायक पर हमला, भीड़ ने पीटा, जूते अंडे फेंके, पत्थरबाजी में डॉक्टर का अंतिम संस्कार कराने का आरोप। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की डॉक्टर के दुष्कर्म मर्डर केस में गिरफ्तार पूर्व TMC विधायक निर्मल घोष पर भीड़ ने हमला कर दिया।
पुलिस उन्हें नॉर्थ 24 परगना जिले के खरदा थाने से बैरकपुर कोर्ट ले जा रही थी और इसी दौरान भीड़ ने उन्हें घेरकर लात घूंसों से पीट दिया। लोगों ने जूते, चप्पल, अंडे और कीचड़ भी फेंका। दूसरे आरोपी संजीव मुखर्जी को भी भीड़ ने गुस्से का उन्हें सामना करना पड़ा और पुलिस और आरएएफ के जवानों ने उनके सिर पर हेलमेट लगा दिया था। इसके बावजूद निर्मल घोष के कपड़ों पर कीचड़ और अंडे के निशान दिखे। बैरकपुर कोर्ट पहुंचने पर भी लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए और पुलिस ने दोनों आरोपी को कोर्ट लॉकअप में पहुंचाया। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 9 अगस्त 2024 को ट्रेनी डॉक्टर का दुष्कर्म मर्डर हुआ था और पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष समेत 3 आरोपियों पर जल्दबाजी में डॉक्टर का अंतिम संस्कार करवाने का आरोप है। पुलिस ने 13 अगस्त को निर्मल घोष और संजीव मुखर्जी को उड़ीसा के बलासोर से गिरफ्तार किया है। राहुल गांधी बोले, बीजेपी आरएसएस मनुवादी सोच को बढ़ावा दे रही है। खरगे की रैली के बाद शुद्धिकरण से संविधान का अपमान हुआ। कांग्रेस देश के हर जिले में सत्याग्रह करेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर मनुवादी सोच को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने ये बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की हल्द्वानी रैली के बाद मंच के शुद्धिकरण को लेकर कही है। राहुल गांधी ने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये ऐसी मानसिकता है जो आज भी इंसान की हैसियत उसके जन्म से तय करती है, न कि समानता और इंसानियत से। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर 14 अगस्त को देश भर के जिला मुख्यालयों पर मार्च और सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। उत्तराखंड के चमोली टनल हादसे में 7 लोगों की जानें गई, 3 अब भी फंसे। सीएम धामी टनल के अंदर पहुंचे, बोले मृतकों के परिजन को 4 लाख रुपए देंगे। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपल कोटी में गुरुवार शाम करीब 7 बजे निर्माणाधीन टनल में पानी और मलबा भर जाने से 7 लोगों की जानें चली गई। 3 अभी भी टनल में फंसे हैं। उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टनल में कुल 22 लोग फंसे थे और इसमें 12 मजदूरों को निकाला गया। घायलों में झारखंड के 6, छत्तीसगढ़ के 2 और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल का एक व्यक्ति घायल है। वहीं मृतकों में उत्तर प्रदेश के 3, उत्तराखंड के 2 और छत्तीसगढ़ के 2 मजदूर शामिल हैं। वहीं टनल के अंदर पानी और मलबा आने से रेस्क्यू में दिक्कत हो रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और प्रशासन की टीमें लगातार बचाव में जुटी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने टनल के अंदर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और इसके बाद वे गोपेश्वर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। ट्रंप ने ड्रोन इंपोर्ट पर 100% तक टैरिफ लगाया, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया। चीनी कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनमैन्ड ड्रोन और उनके कंपोनेंट्स के आयात यानी इंपोर्ट पर 100% तक का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों और चीनी कंपनियों के वर्चस्व वाले इस सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी किए बयान में कहा गया है कि इस फैसले से अमेरिका में ड्रोन और उनके कंपोनेंट्स का घरेलू प्रोडक्शन बढ़ेगा और विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भरता कम होगी। पिछले साल तक अमेरिकी कॉमर्शियल ड्रोन बाजार में चीनी कंपनी की लगभग 70% की हिस्सेदारी है। सुप्रीम कोर्ट बोला, पैकेज्ड फूड पर वार्निंग लेबल लगाओ, ज्यादा चीनी, नमक और फैट की जानकारी दो। सरकार ऐसा नहीं करती तो हम इसका आदेश देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स के वार्निंग लेवल पर केंद्र सरकार और फूड सेफ्टी अथॉरिटी एफएसएसएआई को आखिरी चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि नमकीन, बिस्किट और चिप्स के पैकेट पर ज्यादा चीनी, नमक और फैट की चेतावनी देने वाले वार्निंग लेवल लगाने का अगर सरकार फैसला नहीं ले पा रही है तो हम आदेश जारी करेंगे। अदालत ने केंद्र से कहा कि पहले भी आपको सख्त न्यूट्रिशन वार्निंग को लेकर निर्देश दिए गए थे, फिर आनाकानी क्यों कर रहे हैं? हमने जो कहा है आपको करना चाहिए। अगर आप कॉरपोरेट्स घरानों पर दबाव नहीं बना सकते हैं तो हम दबाव बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। आपने अब तक क्या काम किया है? 6 महीने पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और एफएसएसएआई से कहा था कि पैकेज्ड फूड पर वार्निंग लेवल लगाने का विचार किया जाएगा। महंगे रोबोट्स, धीमा काम। इंसान अब भी मशीनों से आगे है। जो काम 9,500 रुपए में हो सकता था उसके लिए लगाए 9 करोड़ 50 लाख रुपए, पर कारगर नहीं साबित हुआ। कार फैक्ट्री में इंसानों जैसे रोबोट्स यानी ह्यूमनॉइड्स पर अरबों का दांव लगाने के बावजूद उनकी उत्पादकता इंसानों से काफ़ी कम और सुस्त बनी हुई है। साउथ कैरोलिना के BMW और जॉर्जिया के ह्युंडई प्लांट्स में AI रोबोट्स ट्रॉली खींचने और पुर्जे उठाने का काम कर रहे हैं। BMW के लॉजिस्टिक्स वाइस प्रेसिडेंट उलरीच वीएलैंड ने माना कि रोबोट्स इंसानों से काफ़ी धीमे हैं। MIT के बेन आर्मस्ट्रॉन्ग के मुताबिक पुर्जे छांटने जैसे साधारण काम के लिए ह्यूमनॉइड $100 यानी 9,500 रुपए
रुपए की समस्या का $10 लाख यानी 9.5 करोड़ का महंगा हल है। कंपनियां बिना कारखानों में बदलाव किए ऑटोमेशन बढ़ाने के लिए इन पर दांव लगा रही हैं, क्योंकि ये लंच ब्रेक, यूनियन या फिर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मांगते। हालांकि प्रोफेसर सुसान हेल्पर और प्रोफेसर लॉरेंस एल्स के मुताबिक देखा देखी महंगे रोबोट्स लाने से काम सुस्त होगा और इंसानों के पास केवल कम सैलरी वाली बोरिंग नौकरियां बचेंगी। चीन में मजबूत कंपोनेंट सप्लाई चेन से रोबोट सस्ते बनते हैं, जिसे देखते हुए अमेरिकी संचार नियामक FCC ने इसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। टेस्ला के इलॉन मस्क ने ऑप्टिमस रोबोट के उत्पादन के लिए कैलिफोर्निया में मॉडल S और X कारों का उत्पादन रोक दिया। टाटा स्टील ने जमशेदपुर FC को सिर्फ 100 रुपए में बेचा। क्लब चर्चिल ब्रदर्स खरीदेगा, 100% हिस्सेदारी ट्रांसफर करेगी कंपनी। टाटा स्टील ने इंडियन सुपर लीग की अपनी फुटबॉल टीम जमशेदपुर FC को केवल 100 रुपए में गोवा के मशहूर स्पोर्ट्स क्लब चर्चिल ब्रदर्स को बेचने का फैसला किया है। टाटा स्टील ने अपनी 100% हिस्सेदारी ट्रांसफर करने के लिए शेयर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जुलाई में थोक महंगाई 9.87% से घटकर 9.78% हुई। ईंधन और बिजली में थोड़ी राहत, लेकिन खाने पीने की चीजें महंगी होगी। जुलाई में थोक महंगाई दर मामूली गिरावट 9.78% हो गई है और एक महीने पहले जून में ये 9.87% थी। जुलाई की दर जून के मुकाबले 0.09% कम रही। वहीं 14 अगस्त को सरकार ने ये आंकड़े जारी किए हैं। महंगाई दर घटकर 9.78% पर आने का मतलब ये है कि सामान सस्ता नहीं हुआ है, बल्कि उसके महंगे होने की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। यानी कि जो सामान पिछले साल इस समय थोक बाजार में 100 रुपए का मिल रहा था, वो आज लगभग 109 रुपए 78 पैसे का है। कीमतें नीचे गिरने के बजाय अभी बढ़ रही हैं, बस उनके बढ़ने की स्पीड जून के मुकाबले जुलाई में मामूली सी सुस्ती देखने को मिली। खाने पीने की चीज़ों की कीमतें लगातार दबाव का बड़ा कारण बन रही हैं। WPI फूड इंडेक्स की कुल थोक महंगाई में 24.99% की हिस्सेदारी है। ये जुलाई में 6.65% पर पहुंच गया। यह जून में दर्ज 6.14% से ज़्यादा है। इस इंडेक्स में प्राइमरी आर्टिकल्स के तहत आने वाली खाने पीने की चीज़ें और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के तहत आने वाले फैक्ट्री में बने पैकेट बंद खाद्य उत्पाद दोनों शामिल हैं। बांग्लादेश में 35 साल बाद राष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला, BNP प्रत्याशी फखरुल की जीत तय। कट्टरपंथी जमात ने रिटायर्ड आर्मी अफसर को उम्मीदवार बनाया। बांग्लादेश में 35 साल बाद राष्ट्रपति चुनाव का मुकाबला होने जा रहा है। 1991 के बाद यह पहली बार होगा जब राष्ट्रपति पद के लिए वहां 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। रूलिंग पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP ने पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। बांग्लादेश में राष्ट्रपति को जनता सीधे नहीं चुनती, संसद के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। फरवरी में हुए आम चुनाव में BNP को संसद में 2/3 बहुमत मिला था, इसलिए फखरुल की जीत लगभग तय मानी जा रही है। तो दूसरी ओर बांग्लादेश की मुख्य कट्टरपंथी विपक्षी पार्टी जमात इस्लामी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। जमात के नेतृत्व वाले संगठन के नेता और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल ओली अहमद ने भी अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया है। चुनाव 20 अगस्त को होगा। इमरान खान से रिश्तेदारों की मुलाकात पर कोर्ट करेगी फैसला। जेल से अस्पताल भेजने की याचिका पर भी सुनवाई। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के 3 जज सुनेंगे केस। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात और उनके इलाज से जुड़ी याचिकाओं पर 18 अगस्त को सुनवाई तय की है और मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच करेगी। कोर्ट ने रजिस्ट्रार कार्यालय के ने सभी संबंधित पक्षों और उनके वकीलों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस बेंच में जस्टिस शाहिद वाहिद, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल हैं। इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, आतंकवाद समेत कई मामलों की सुनवाई चल रही है। अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनकी सरकार गिरने के बाद से उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI लगातार उनकी रिहाई और उनसे मुलाकात की मांग करती रही है। पाकिस्तानी PM की धमकी, पानी रोका तो मुंहतोड़ जवाब देंगे, कश्मीर पर रुख कभी नहीं बदलेंगे, मुनीर की लीडरशिप में हमने दुश्मन को हराया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को एक बार फिर से धमकी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर इसे रोकने या कम करने की कोशिश हुई तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री शहबाज ने इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान का रुख कभी नहीं बदलेगा। अपने भाषण में शहबाज ने एक बार फिर सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए दावा किया कि उनके नेतृत्व में पाकिस्तान ने भारत को हराया।
ईरान जंग ने तेल कारोबार का तरीका बदला, होर्मुज पर खाड़ी देशों का भरोसा खत्म। अब नई पाइपलाइन पर अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। 6 महीने पहले तक खाड़ी देशों के लिए तेल बेचना बेहद आसान था। इस सबसे कम लागत में तेल निकालो, होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते दुनिया तक पहुंचाओ और सबसे ज्यादा कीमत देने वाले देशों को बेच दो। लेकिन ईरान के साथ जंग के बाद ये मॉडल अब बदल गया है। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद से होर्मुज स्ट्रेट से तेल ढुलाई लगातार प्रभावित रही है। समुद्री बारूदी सुरंगों, मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे, अमेरिका और ईरान की नाकेबंदी तथा बढ़ती हुई सीमा लागत के कारण इस रास्ते से हर दिन गुजरने वाला कच्चा तेल 2 करोड़ बैरल से घटकर 37 लाख बैरल रह गया। इसी वजह से सऊदी अरब, यूएई और कुवैत समेत कई खाड़ी देश अब होर्मुज पर निर्भरता कम करने में जुट गए हैं और नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। पुरानी लाइनों की क्षमता बढ़ाई जा रही है और एशिया में ऑयल स्टोरेज तैयार किया जा रहा है। जापान में 1 घंटे में पूरे महीने की बारिश हो गई, 4 लोगों की जानें गई। एयरपोर्ट पर 7,000 लोग फंसे। पहली बार खतरे की सबसे ऊंची चेतावनी जारी की गई। जापान की राजधानी टोक्यो से सटे हुए चिबा प्रांत में गुरुवार रात को महज 1 घंटे में ही 115 mm बारिश हो गई। ये सामान्य तौर पर पूरे अगस्त महीने में होने वाली बारिश के बराबर है और मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बन गई है, जिसमें अब तक 4 लोगों की जानें जा चुकी हैं और जबकि 5 लोग भी घायल हुए हैं। भारी बारिश के कारण नारिता एयरपोर्ट पर 7,000 यात्री रात भर फंसे रहे, जबकि 4 लाख से ज्यादा लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश देना पड़ा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने पहली बार इस इलाके के लिए लेवल 5 की सबसे ऊंची चेतावनी जारी की है। ये सबसे ऊंचा अलर्ट होता है जिसे जान पर तत्काल खतरा होने की स्थिति में जारी किया जाता है। नेतन्याहू ने ब्रिटेन को बताया इस्लामिक रिपब्लिक, बोले परमाणु हथियार रखने वाला पहला ऐसा देश होगा। इजराइल को लेकर इंग्लैंड में सोच बदली। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन पर तंज कसते हुए उसे इस्लामिक रिपब्लिक बताया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ऐसा इस्लामिक देश बन सकता है जिसके साथ परमाणु हथियार हों। नेतन्याहू ने यह बात आर्मी रेडियो के एक पॉडकास्ट में कही है। नेतन्याहू ने ब्रिटेन की मौजूदा स्थिति की तुलना ईरान से करते हुए कहा कि इजराइल ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके। नेतन्याहू ने कहा कि आप ब्रिटेन को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन कह सकते हैं। किसी ने कहा था कि परमाणु हथियार रखने वाला पहला इस्लामिक रिपब्लिक ब्रिटेन होगा। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ऐसा दूसरा देश न हो। आप जानते हैं कि मैं ईरान की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी बोले, देश में लोगों को बोलने से रोका जा रहा, हमारा काम आवाज बुलंद करना। सरकार को समझ आ गया कि लोग अब चुप नहीं रहने वाले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार लोगों को अपनी बात रखने से रोक रही है और सरकार व्यवस्था लागू करना चाहती है, जबकि कांग्रेस का काम भारत को अपनी बात कहने का मौका देना है। उन्होंने ये बात दिल्ली में कांग्रेस के रचनात्मक कांग्रेस प्रकोष्ठ अधिवेशन में कही है। राहुल ने कहा कि जंतर मंतर पर छात्र अपनी बात रखना चाहते थे, छात्र परेशान थे और अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। सरकार को समझ में आ गया है कि लोग अब चुप नहीं रहेंगे। अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार के घर पर फायरिंग, कार में गोली लगी, सीसीटीवी में दिखा युवक। सुखबीर बादल को बेअदबी मामले में धार्मिक सजा दी थी। अमृतसर के प्रताप नगर में अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह के घर पर कई राउंड फायरिंग की गई है। घटना का पता उस समय चला जब घर के बाहर खड़ी कार पर गोली लगने का निशान मिला और मौके से एक कारतूस भी बरामद हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में गोली चलने की आवाज रिकॉर्ड होने की बात भी सामने आई है। इसके साथ ही लाल टी शर्ट पहने एक युवक स्कूटर पर जाते हुए नजर आया, जिसे पुलिस स्कूटर के नंबर से ट्रेस कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल भी मौके पर पहुंचे। राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर मानहानि केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी। 2022 में भारत जोड़ो यात्रा में दिया था बयान। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक मामला रद्द कर दिया है और केस वीर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने और समाज में नफरत फैलाने के आरोप से जुड़ा हुआ है। यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि मामले में राहुल गांधी पर मुकदमा चलाने की आधिकारिक मंजूरी नहीं ली गई थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जब कानूनी मंजूरी ही नहीं है तो मामला यहीं खत्म हो जाता है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सील नागो की पीठ ने मामले की सुनवाई की और कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और शिकायतकर्ता के वकील ने माना है कि इस मामले में जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी। ऐसी स्थिति में शिकायत और मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी सभी आदेशों को खारिज किया जाता है। टीचरों की कमी पर लखनऊ में सड़क पर उतरे जेन अल्फा, जाम में फंसे मंत्री ने गाड़ी से उतरकर समझाया।
प्रिंसिपल बोले, मुझे शर्म आ रही है। लखनऊ के पारा में जेन अल्फा स्टूडेंट्स ने आगरा एक्सप्रेसवे से लिंक रोड तक जाम कर दिया। इस दौरान वहां से गुजर रहे समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री असीम अरुण भी जाम में फंस गए। वो गाड़ी से उतरकर छात्रों से मिले, बातचीत करके उन्हें समझाया और स्कूल वापस ले गए। सड़क पर जाम लगाने वाले छात्र मोहान रोड पर बने सर्वोदय विद्यालय के थे, जो कि समाज कल्याण विभाग से ही संचालित होता है। छात्र नारेबाजी करते हुए विद्यालय में टीचरों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे थे और छात्रों के प्रदर्शन से करीब 1 घंटे तक सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। छात्र जहां प्रदर्शन कर रहे थे, आगरा एक्सप्रेसवे यहां से केवल 1 किलोमीटर दूरी पर है। मोहना रोड स्थित सर्वोदय विद्यालय में इस समय करीब 450 छात्र पढ़ रहे हैं और यहां पर बच्चों के रहने, खाने और पढ़ाई की सुविधा पूरी तरह से फ्री रहती है। रेवेन्यू ऑफिसर ने पत्नी के नाम पर खरीदी करोड़ों रुपए की 2 बिल्डिंग, बेटे और बेटी के नाम से कई गाड़ियां, आय से 216% ज्यादा प्रॉपर्टी। इंदौर नगर निगम में ERO है। नगर निगम इंदौर के सहायक राजस्व अधिकारी ERO जितेंद्र कुमार पांडे के ठिकानों पर लोकायुक्त ने छापा मारा है। शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे लोकायुक्त के 20 अधिकारियों की 2 अलग अलग टीमें पांडे के घर और उनकी पत्नी भावना के नाम हॉस्टल पर पहुंची। इसमें DSP सुनील तालान, आनंद चौहान, निरीक्षक आशुतोष मिठास और सचिन पटेरिया शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में ERO पांडे की वैध आय की तुलना में करीब 1.73 करोड़ रुपए की अनुपातहीन संपत्ति मिलने का बात सामने आया है। वहीं लोकायुक्त SP राजेश सहाय के मुताबिक पांडियन नगर निगम में करीब 31 वर्ष से नौकरी कर रहे हैं और पूरे सेवा काल में उन्हें करीब 80 लाख रुपए वेतन के रूप में मिलने का अनुमान है। इसके मुकाबले जांच में करीब 2.53 करोड़ रुपए का खर्च सामने आया। ये वैध आय से करीब 1.73 करोड़ रुपए ज्यादा है और 216.35% अनुपातहीन बताया है। अंबाला बवाल में HSGMC प्रधान पर FIR, SP का दावा, गैस टैंकर से शरारत की साजिश थी। झिंडा बोले, मामला अकाल तख्त लेकर जाएंगे। अंबाला में सिख किसानों के प्रदर्शनों के दौरान हुए बवाल के बाद बलदेव नगर और पंजोखरा थाने में 2 FIR दर्ज की गई है। दोनों में कुल 16 लोगों को नामजद करते हुए बाकी अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। FIR में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झिंडा का नाम भी शामिल है। प्रदर्शनकारी पंजाब के खालिस्तान विरोधी नेता गुरसिमरन सिंह मंड पर हुए हमले के आरोपियों की रिहाई की मांग कर रहे थे और SP अजीत सिंह शेखावत ने कहा कि अंधेरा होते ही भीड़ ने हमला किया और गैस टैंकर के साथ बड़ी शरारत की साजिश थी। पुलिस ने फोटोज जारी किए हैं जिसमें कुछ सिख युवक फरसे, भाले और अन्य हथियार लिए नजर आ रहे हैं। सुखबीर बादल सर्जरी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज, बोले मैं डरने वाला नहीं हूं। जांच में खुलासा, हमलावर सीने में कृपाण घोंपकर हत्या करना चाहता था। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुद्वारा माता साहिब में निहंग के हमले से घायल शिरोमणि अकाली दल SAD के अध्यक्ष व पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। सुखबीर के हाथ पर कृपाण से करीब 5 सेंटीमीटर का कट लगा था और डॉक्टर ने उन्हें 8 से 9 टांके लगाए। सर्जरी के बाद उन्हें नांदेड़ अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अस्पताल से निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं पंजाब में अशांति नहीं फैलने दूंगा, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मेरे पिता जब तक CM रहे कभी ऐसा नहीं होने दिया। मुझ पर कितने भी हमले हो जाएं, मैं डरने वाला नहीं हूं। जिस पर गुरु का हाथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोनम वांगचुक बोले, 2047 तक भारत विकसित देश नहीं बन पाएगा। श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देश हमसे आगे, सही नेतृत्व मिले, इसके लिए शांतिपूर्ण क्रांति जरूरी। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भारत की प्रति व्यक्ति आय का जिक्र करते हुए कहा कि अगर मौजूदा स्थिति जारी रही तो 2047 तक भारत विकसित देश नहीं बन पाएगा। वांगचुक के मुताबिक श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देश भारत से आगे निकल चुके हैं और देश को सही नेतृत्व चुनने के लिए शांतिपूर्ण क्रांति की जरूरत है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इस दौरान उन्होंने देश और उसके भविष्य को लेकर काफी सोचा। फुकेट दिल्ली फ्लाइट 4 सेकंड तक आउट ऑफ कंट्रोल रही थी। एयरबस कंपनी की जांच में खुलासा, हाइड्रोलिक सिस्टम बंद होने से विमान 300 फीट नीचे आया था। एयर इंडिया के फुकेट दिल्ली फ्लाइट के करीब 300 फीट नीचे आने की घटना में नया खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में एयरबस की शुरुआती ब्लैक बॉक्स जांच के मुताबिक विमान के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम एक साथ फेल हो गए थे। इस वजह से 4 सेकंड तक विमान पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया था। हाइड्रोलिक सिस्टम विमान को चलाने में मदद करते हैं और जांच के मुताबिक इसी दौरान फ्लाइट का ऑटो पायलट भी डिस्कनेक्ट हो गया और विमान का कंट्रोल बिगड़ गया था। इसके बाद विमान करीब 300 फीट नीचे आ गया और इस दौरान यात्रियों और कैबिन क्रू को झटके लगने लगे थे।
कई लोग विमान की छत से टकरा गए, 24 लोग पैसेंजर घायल हो गए और फ्लाइट में 137 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर सवार थे। योगी बोले 1947 कत्लेआम के समाजवादी पार्टी दोषी, मोदी जैसा पीएम होता तो कोई भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाता। सीएम योगी ने लखनऊ में कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों के लोग ही 1947 के विभाजन और कत्लेआम के वास्तविक दोषी हैं। अगर उस समय नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। उन्होंने कहा कि देश का विभाजन इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। करोड़ों हिंदुओं को अपनी मातृभूमि से विस्थापित होना पड़ा था और लाखों की संख्या में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन का कत्लेआम हुआ। सत्ता प्राप्त करने की भूख इस हद तक बढ़ गई थी कि सनातन राष्ट्र के टुकड़े कर दिए गए। सीजाई बोले छात्र गलत हों तब भी उन्हें विरोध का अधिकार। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में विरोध करने वाले छात्रों का पंजीयन रोकने पर बार काउंसिल को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद की लॉ यूनिवर्सिटी नलसार से जुड़े हुए विवाद पर काउंसिल ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है। सीजाई सूर्यकांत ने कहा कि भले ही छात्रों का फैसला गलत हो या उन्हें किसी ने गलत सलाह दी हो, फिर भी उन्हें अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार है। जस्टिस सूर्यकांत ने बीसीआई के उस सर्कुलर पर भी नाराजगी जताई जिसमें नलसार के 2026 बैच के लॉ ग्रेजुएट्स का वकील के तौर पर एनरोलमेंट रोकने को कहा गया था। सीजाई ने कहा कि यह मेरे और छात्रों के बीच का मामला है, इसे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। बार काउंसिल इसमें दखल देने वाला कौन होता है? पुलिस फायर सर्विस के 301 कर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड। इनमें नक्सल इलाकों के 197 जवान, कुल 1057 लोगों को मेडल। स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र का ऐलान। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस 2026 के मौके पर पुलिस, फायर सर्विस, होमगार्ड, डिफेंस, सिविल डिफेंस और जेल सेवाओं के 1057 कर्मचारियों को गैलेंट्री और सर्विस मेडल देने का ऐलान किया गया है। इनमें 301 गैलेंट्री मेडल, 92 प्रेसिडेंट मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस और 664 मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस शामिल हैं। इसके अलावा सीबीआई के 21 अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उनकी सेवा के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है। डोभाल बोले भारत की सहनशीलता को कमजोरी ना समझें, भारत सख्त जवाब दे सकता है। 88 घंटे ऑपरेशन सिंदूर चलाया, आतंकवादी कैंप तबाह किए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि भारत की उदारता और सहनशीलता को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत जोखिम उठा सकता है और नतीजों की परवाह किए बिना कड़ा प्रहार कर सकता है। डोभाल ने यह बात डिस्कवरी की आने वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज डी क्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर में कही है। यह ऑपरेशन 88 घंटे चला था और इसका मकसद खास तौर पर पहलगाम आतंकवादी हमले के जिम्मेदार दुश्मन के कैंप तबाह करना था। ये ऑपरेशन पर अजीत डोभाल का पहला इंटरव्यू है। उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन का मकसद दुश्मन के कैंप तबाह करना तय किया था, खास तौर पर उन कैंपों को जो पहलगाम हमले के जिम्मेदार थे। सरकारी स्कूल में टीचर दिन भर फोन चलाती, छात्र थाने पहुंचा। कानपुर पुलिस से कहा मैम पढ़ाती ही नहीं, हमारे भविष्य का क्या होगा। स्कूल में मैम पढ़ाती नहीं है, दिन भर फोन चलाती हैं। बड़े छात्र छोटे बच्चों को पीटते हैं, पूरे वक्त बच्चे ग्राउंड में खेलते रहते हैं, हमारे भविष्य का क्या होगा। कानपुर देहात में सरकारी स्कूल में पढ़ाई न होने की शिकायत लेकर 7वीं क्लास का एक छात्र पुलिस चौकी पहुंच गया। 12 साल के बच्चे की बातें सुनकर पुलिसकर्मी हैरान रह गए। एक हेड कांस्टेबल उसे लेकर स्कूल पहुंचे तो उसके सामने ही महिला टीचर छात्र को डांटने लगी। फिर उन्होंने टीचर को समझाया और ऐसा न करने की हिदायत दी। ये मामला 10 अगस्त का है, जिसका वीडियो अब गुरुवार को सामने आया। छात्र जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर रसधान के सरकारी कंपोजिट स्कूल में पढ़ता है। बीएसए के निर्देश पर प्रधानाध्यापक और आरोपी शिक्षिका को नोटिस जारी किया गया है। जबलपुर के धान घोटाले की अब प्रदेश स्तर पर जांच। हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश। एमपी, एससीएसजी और ईओडब्ल्यू से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। जबलपुर में सामने आए करीब 34 करोड़ रुपए के धान परिवहन घोटाले की राज्य स्तरीय जांच करवाई जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को जल्द जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने की है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेट्स को शपथ पत्र के साथ ही जवाब देने और आर्थिक अपराध ब्यूरो ईओडब्ल्यू को अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में क्यूआर कोड से होगा रजिस्ट्रेशन। मोबाइल से स्कैन कर नाम पता भरना होगा, डिजिटल टोकन मिलेगा।
जयपुर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को रजिस्ट्रेशन भीड़ से बचाने के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के तहत रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू की है। इसके लिए हॉस्पिटल परिसर में जगह जगह पर स्कैनर लगाए जा रहे हैं। इसे मोबाइल से स्कैन करने के बाद मरीज या उसके परिजन अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। उत्तराखंड के चमोली में टनल में पानी भरा, 7 लोगों की जानें गई। घटनास्थल जा रहे सांसद की गाड़ी पर बोल्डर गिरा। हिमाचल में रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में करीब 7 बजे निर्माणाधीन टनल में पानी और मलबा भर जाने से 7 लोगों की जानें चली गईं। 3 अभी टनल में फंसे हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। टनल में कुल 22 लोग फंसे थे और इसमें 12 मजदूरों को इसमें से निकाला गया है। वहीं घायलों से मिलने के लिए जा रहे गढ़वाल सीट से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी की चलती कार पर पहाड़ से एक बोल्डर गिर गया, जिससे कार का अगला हिस्सा डैमेज हो गया और हेडलाइट टूट गई। हालांकि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। यूपी के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। कानपुर में गंगा का पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है और वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट किनारे 100 से ज्यादा छोटे मंदिर डूब गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने रेलवे और यातायात प्रभावित कर दिया है और कांगड़ा में पठानकोट बैजनाथ पपरोला रेल सेक्शन पर ट्रैक पर चट्टानें गिरने से 4 ट्रेन सेवाएं अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। आज का सुविचार, दुनिया में एक चीज सबको बराबर मिलती है और वो है वक्त। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।